हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड मतलब आपके बॉडी में जो लिक्विड सब्सटेंस है और क्या काम करता है, हम उसी पे चर्चा करेंगे। और हमारा विशेष चर्चा होगा आज ब्लड। You have learned that the living cell have to provide with nutrients। आप जानते हैं कि आप लिविंग सेल में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए लिविंग सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती हैं एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस, और ज़रूरी सब्सटेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। Also, the waste or harmful substance produced have to be removed continuously for healthy functioning of the tissue। और जो उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं उनको लगातार हटाया जाता रहता है बॉडी से, ताकि फंक्शन जो है कंटिन्यूसली चलता रहे। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substance of the cell and from the cell। It is therefore essential, ये ज़रूरी भी है, to have efficient mechanism, अच्छी दक्षता के साथ अगर काम चलता रहे, for the movement of these substance, इन सब्सटेंसों का हटाया जाना बहुत ज़रूरी है, हार्मफुल सब्सटेंसों का, to the cell एंड फ्रॉम द सेल, मतलब कि सेल्स का पहुंचाया ज़रूरी चीज़ों को सेल के पास पहुंचाया जाना और हार्मफुल सब्सटेंसों का वहां से हटाया जाना ज़रूरी भी है अगर हमें इफ़िशिएंट मैकेनिज्म चाहिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग एनिमल में देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज एंड सेलेंट्रेट circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substance। कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म को देखेंगे जैसे कि स्पॉन्ज या सेलेंट्रेटा को देखेंगे तो उनके बॉडी के अंदर, उनके बॉडी के बाहर से वाटर का ट्रांसपोर्ट जाता रहता है, जिससे वो ऑक्सीजन और फूड जैसे मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा में ऑर्गेनिजम्स को तो उसमें देखेंगे उनके पास सिस्टम्स होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के। बॉडी पे बहुत सारे पोर पाए जाते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। एक बड़ा सा पोर होता है जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं। तो ऑस्टिया से वाटर अंदर जाता रहता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता रहता है। मतलब उनके बॉडी में देखा जाए तो वाटर करंट कैनाल्स पाई जाती हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप करता है, दूसरे ग्रुप में हम देखते हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी बॉडी वो वाटर में भी नहीं रह रहा है, तो उनके बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग से फ्लूइड है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाई मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन for this purpose। blood is a most commonly used body। ज़्यादातर बॉडी जो है ब्लड का यूज करती हैं बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड है। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ, और दूसरा जो बॉडी फ्लूइड है वो लिम्फ है। आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, जो कि मदद करता है ट्रांसपोर्ट करने में भी अदर चीज़ों को। लिम्फ में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। लिम्फ कोई अलग से नहीं है, बस इतना ही है कि जैसे ब्लड जब जाता है हार्ट के पास से तो जाता है आर्टरी से होके, आर्टरी की वाल मोटी होती है, और लौटता है वेन से होके, वेन की वाल जो है पतली होती है। आर्टरी की वाल इतनी मोटी होती है कि उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें से कोई भी चीज़ किसी सेल को पहुंचा नहीं सकता। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर वो सेल्स के पास पहुंचाता कैसे है चीज़ों को।
तो आर्टरी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे आर्टियोल्स में चेंज होती जाती है, ब्रांच उसकी होती जाती, पतली होती जाती है, उसको आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। और पतली होते होते आगे जाके बहुत पतली हो जाती है, बहुत महीन हो जाती है, इतना महीन कि जितना आरबीसी मॉलिक्यूल का साइज है लगभग उसमें अंदर का जो ल्यूमेन पार्ट है, खाली स्थान है, उतना लगभग बचता है कहीं कहीं पे। तो उसको बोलते हैं कैपलरी, उसको बोलते हैं ब्लड कैपलरी। तो जो ब्लड कैपलरी हैं जब इतना पतली हो जाती हैं तो वो उसकी जो वाल है वो सिंगल लेयर से होती है, सिंगल लेयर से वाल होती है। और कहीं कहीं पर सिंगल लेयर की इपिथीलियम सेल्स होती हैं। तो जो सिंगल लेयर की इपिथीलियम सेल्स हैं उनमें बीच बीच में गैप भी होता है, जगह भी होती है। तो ब्लड जो इसमें फ़्लो हो रहा है वो उसमें प्रेशर है, तो वो एक प्रकार से कह लीजिए कि लीक होता रहता है, टपकता रहता है उसमें से प्लाज्मा। और टपकता कहाँ रहता है? टिश्यू में। तो ब्लड अभी जा रहा था और उसमें से कुछ चीज़ें लीक हो रही हैं, रिस रही हैं। ऑक्सीजन तो डिफ्यूज़ होके उसकी वाल को पार कर जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें इसमें से टपक रही हैं, गिर रही हैं, रिस रही हैं, इसमें अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, अदर चीज़ें होती हैं। और जो चीज़ टिश्यू में गिर रहा है लीक हो के ब्लड कैपलरी से, वो फिर से ब्लड कैपलरी में नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लड कैपलरी में प्रेशर ज़्यादा है। जैसे कि किसी पाइप में पानी बह रहा हो तो जो पाइप में से पानी निकल रहा होता है उसी पाइप में नहीं जा सकता, या तो उससे ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए, और या तो जो बह रहा है उसको भी कलेक्ट करके कहीं ऐसा कर दिया जाए कि खेत की सिंचाई हो जाए। तो बॉडी भी कुछ ऐसा ही करता है। बॉडी क्या करता है, जो टिश्यू में जो फ्लूइड गिर रहा है, रिस रहा है, उसको कलेक्ट करने के लिए दूसरे को जिम्मा दे देता है, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और ये टिश्यू से उस टपकते हुए, रिसते हुए फ्लूइड को इकट्ठा करता है और फिर से ले जाके जो वेंस होती हैं, वेंस जहाँ हार्ट में जाके जहाँ मिलती हैं वहीं करीब में ले जाके फिर से वो उसी में उड़ेल देता है, डाल देता है। तो एक प्रकार से वो कह लीजिए जो ब्लड है, ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स अगर निकाल लीजिए तो जो बचता है वही लिम्फ है। लिम्फ कुछ अलग से नहीं है। उम्मीद है कुछ ना कुछ ज़रूर समझ गए होंगे। आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ये भी जो है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ को इसलिए टिश्यू फ्लूइड भी कहा जा रहा है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ के बारे में। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। चलिए देखते हैं। हेयर इन ब्लड, ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक ऐसा स्पेशल लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। फ्लूइड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स, प्लाज्मा है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और इसमें जो है कुछ सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनको फॉर्म एलिमेंट के नाम से जाना जा रहा है। प्लाज्मा, तो प्लाज्मा देखेंगे क्या होता है। प्लाज्मा इज़ अ एक्स्ट्रा कलर्ड, प्लाज्मा जो है एक जिस तरह सूखा गेहूँ होता है उस कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, और ये एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस बोले तो विस्कस बोलते हैं किसी गाढ़ी चीज़ को। जैसे आपके पास हनी हो और वाटर हो तो हम कह सकते हैं हनी इज़ द मोर विस्कस कंपैरिजन टू वाटर। तो जो गाढ़ापन है जो किसी लिक्विड का उसको विस्कस बोलते हैं, विस्कस लिक्विड। तो ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा फ्लूइड होता है, कंटेनिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, और पूरे ब्लड का 55% बनाता है। 90 to 95% प्लाज्मा, अगर हम प्लाज्मा को जो 55% बनाता है पूरे ब्लड का, अब जितनी प्लाज्मा है उसको हम 100% मान लें तो 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर।
तो जो प्लाज्मा है टोटल, अगर उसको 100% मान रहे हैं तो 90 से 92% उसमें वाटर होता है एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%, और उसमें जो है 6 से 8% प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन कौन कौन सी हैं? फाइब्रोनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ग्लोबुलिन्स जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, एंड एल्बुमिन्स होती हैं आर द मेजर प्रोटीन जो कि ऑस्मोटिक मेंटेनेंस में हेल्प करती है। और यहाँ देखेंगे, अच्छा दिया भी है इसका फंक्शन, तो देख लेते हैं। फाइब्रोनोजिन आर नीड टू क्लॉटिंग आर कोगुलेटिनेस ऑफ ब्लड। तो जो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है ये ज़रूरत पड़ती है इसकी जब ब्लड क्लॉटिंग कहीं होनी होती है। कोगुलेटिनेशन, उसके लिए बेहतर वर्ड जो यूज़ किया जाता है कोगुलेटिनेशन। क्लॉटिंग भी दिया है ताकि आप समझते रहें। कोगुलेटिनेशन बोलते हैं जब कहीं पे ब्लड जो है खुद की मर्ज़ी से उसको जमाता है, कहीं पे ब्लड लीकेज हो रहा है, हमारी स्किन कट जाती है, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं कोगुलेटिनेशन बोलते हैं। तो फिलहाल वर्ड दोनों दे दिया है। कोगुलेटिनेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन्स प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म, और ग्लोबुलिन सेल जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, हमारी रक्षा करती है बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ऑफ द बॉडी। एंड द एल्बुमिन्स हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, और जो एल्बुमिन्स है वो ऑस्मोटिक बैलेंस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करती है। अगर ऑस्मोटिक बैलेंस के बारे में और जानना है और आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का वर्ड है और ज़्यादा बेहतर बताने के लिए कम से कम एक लेक्चर लगेगा। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, और प्लाज्मा में जो है कुछ अमाउंट में मिनरल्स होते हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड एंड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये कुछ मिनरल्स थे, और यहाँ आगे कुछ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स ये सब भी पाए जाते हैं। आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांसिट इन द बॉडी आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड दे आर ऑलवेज ट्रांसिट इन द बॉडी, और ये हमेशा आपकी बॉडी को में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेटिनेशन आर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म, और वो फैक्टर जो कोगुलेटिनेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो हमेशा ब्लड ही जमा रहेगा तो फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ध्यान देंगे, अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लीजिए तो जो प्लाज्मा है उसी को सीरम कह सकते हैं। सीरम जो कि जिसमें जब इजेकुलेशन होता है, जिसमें स्पर्म होता है, स्पर्म है और उसका कुछ लिक्विड मटेरियल, तो उसको भी, उसके लिए वर्ड जो है सीरम, सॉरी मुझे लगता है ये वहाँ से वर्ड नहीं लेंगे हम। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो प्लाज्मा को अगर उसमें से निकाल लें तो उसको सीरम बोल सकते हैं, सॉरी क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो जो बचता है प्लाज्मा में उसको सीरम बोल सकते हैं। और ये वर्ड वहीं से है, बस एकदम से, क्योंकि वहाँ भी वो उस वर्ड, वहाँ जिसकी मैं अभी बात कर रहा था उसको भी सीरम ही बोलते हैं, और उसमें जो है कुछ खास प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि जिन्हें स्पर्म बोलते हैं। आगे देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों को मिला के बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, और ये लगभग 45% बनाते हैं ब्लड का। इरेथ्रोसाइट्स आर द ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इरेथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल या आरबीसी भी कहते हैं, आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ द ऑल सेल इन ब्लड, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली सेल है ब्लड में। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। एक स्वस्थ आदमी के ब्लड में एवरेज देखा जाए तो 5 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 50 लाख या फिर 55 लाख
आरबीसी पाई जाती हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में। 1 मिलीमीटर क्यूब मतलब एक बूंद ब्लड लेंगे तो उसमें कई मिलीमीटर क्यूब ब्लड बनेगा। 1 मिलीमीटर लंबाई, 1 मिलीमीटर चौड़ाई, 1 मिलीमीटर ऊंचाई, तो उसको 1 मिलीमीटर क्यूब बोलेंगे। उतने में इतनी सारी सेल्स होती हैं आरबीसी की। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। आरबीसी जो होती है वो रेड बोन मैरो में बनती है। हमारे बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो होती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेड बोन मैरो कम होती जाती है, येलो बोन मैरो की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उस तरह से ब्लड फॉर्मेशन की कैपेसिटी भी कम होती जाती है। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकार्बोनेट इन शेप, बाइकॉन्केव इन शेप। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, डिवाइड मतलब अनुपस्थित होना। मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड, और ज़्यादातर मैमल्स के पास जो आरबीसी है उसमें भी नहीं होते हैं। एंड आर बाई कॉन्केव, और दोनों तरफ से दबा हुआ, कॉन्केव मतलब दोनों तरफ से दबा हुआ, इन शेप में होता है आरबीसी। दे हैव अ रेड कलर्ड, ये रेड कलर का होता है आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आयरन के साथ प्रोटीन होती है जिसके लिए हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दी सेल, हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दी सेल, तो ये जो है उसके रंग और नाम है उस सेल्स के। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ अ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एक स्वस्थ आदमी के पास 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा उसके 100 ml ब्लड में। These molecules play significant role in transport of the respiratory gases, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं आरबीसी। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 डे, 120 डेज। आरबीसी की जो एवरेज लाइफ है वो 120 दिन है। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, और इसके बाद वो स्प्लीन में जाके, जिसको प्लीहा बोलते हैं, उसमें टूट जाती है। ग्रैब यार्ड ऑफ आरबीसी, जो कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स, अगला देखेंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, WBC, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक्स ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दे आर द न्यूक्लिएटेड, और इसमें न्यूक्लियस भी होता है। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 600 to 800 मिलीमीटर क्यूब, और इनका नंबर भी कम होता है मतलब कंपैरिजन टू आरबीसी, विच एवरेज, जिसका एवरेज है 6000 से 8000 1 मिलीमीटर क्यूब में। ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब में 6000 से 8000 इनके नंबर्स पाए जाएंगे। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव। ल्यूकोसाइट जो होते हैं इनकी मतलब कम दिन तक जीते हैं, इनका लाइफ स्पैन कम होता है। वी हैव 2 मेन कैटेगरी। WBC की 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे दाने, तो ऐसी WBC जिनमें दाने दिखेंगे छोटे छोटे वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, जिनमें नहीं दिखेंगे वो एग्रैन्युलोसाइट्स हैं। तो नीचे पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, स्नोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इसमें देखिए छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, वो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। इन ग्रैन्युलोसाइट्स में कोई कोई जो ग्रैन्यूल्स हैं एसिडिक होते हैं, किसी का बेसिक होते हैं, किसी का एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, तो अलग अलग ये पाए जाते हैं। आगे देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। कहाँ लाइन देख लेते हैं। हाँ, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट एबंडेंट सेल। न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स है इन WBC में। 60 से 65% पाई जाती है। अगर हम उसको टोटल WBC को टोटल 100% मान लें तो उसमें 60 से 65% पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स ऑफ द टोटल WBC।
एंड बेसोफिल्स आर द 0.5 to 1% एमंग देम। और जो बेसोफिल्स होती है वो 0.5 से 1% होती है। अगर WBC को 100% मान के चलें तो मतलब बहुत कम होती है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8% होती हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आर फैगोसाइट सेल्स। और न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स होती हैं फैगोसाइट नेचर की होती हैं। कोई जब फॉरेन ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर करता है तो उसको निगल जाती हैं, खा जाती हैं, पचा जाती हैं। डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, जब बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करता है उसको ख़त्म कर देती हैं। वैसोफिल सिक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन उसको बोलते हैं जब कहीं आपको आपकी सेल, आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो किसी स्टिमुलेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती हैं कुछ केमिकल्स के द्वारा, तो उनको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। जैसे आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पर फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, रेड हो जाता है, कुछ दर्द होने लगता है, तो ये सब इन्फ्लेमेशन के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सेल्स आ जाती हैं और वो सेल्स जैसे कि बेसोफिल्स आ जाती हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन ऐसे केमिकल्स सिक्रेट करती हैं और वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो स्वेलिंग होती है, दर्द होता है। तो उसको जितना भी ये सब हो रहा है सबको मिला के इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। स्नोफिल 2 to 3% होता है। रेसिस्ट इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन को रोकता है। कहने का मतलब अगर किसी के बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है, फंगस का है किसी का, तो उसके बॉडी में स्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर आल्सो एसोसिएट विथ एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी एलर्जी होती है तो भी इसके नंबर्स बढ़ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% आर ऑफ द 2 मेजर टाइप, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। 2 तरह की पाई जाती हैं, बी एंड टी फॉर्म। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। और ये दोनों बी और टी लिम्फोसाइट जो है तैयार रहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि आपकी बॉडी के प्रतिरक्षण क्षमता को बनाए रखने में। जो भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आएंगे उनसे निपटने का जिम्मा ये लोग भी लेते हैं। प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आर सेल फ्रैगमेंट्स, तो ये कोई सेल नहीं है बल्कि ये सेल का फ्रैगमेंट्स होता है, टुकड़ा होता है, पार्ट होता है। प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, और जो बनता है ये मेगा कैरियोसाइट से। स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, ये एक प्रकार की स्पेशल सेल है जो कि बोन मैरो में पाई जाती है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख 1,50,000, तो 1.5 लाख 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द कोगुलेटिनेशन आर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स कैन रिलीज, प्लेटलेट जो है कुछ वैरायटी, एक तरह के सब्सटेंस को रिलीज करता है। मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेटिनेशन, और ये मुख्य रूप से जो सब जिसको रिलीज करता है वो कोगुलेटिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, या फिर ब्लड के क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर इनकी संख्या में कमी आ जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकता है। मतलब कहीं चोट लग जाएगी तो ब्लड बहता रहेगा और क्लॉटिंग देर से होगी या नहीं हो सकती है। विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, और ऐसी संख्या में, ऐसे कंडीशन में आप जो है ज़्यादा ब्लड लॉस कर देंगे फ्रॉम द बॉडी, अपने बॉडी से। तो इसको तो देख लिए, इसी के साथ एक एडिशनल जानकारी हम लोग देखेंगे। आप ज़रूर किसी डॉक्टर के पास गए होंगे कभी भी, आप या आपके घर का कोई सदस्य, तो वहाँ पर एक रिपोर्ट मिलती है
जब ब्लड की कभी जांच होती है तो उसमें देखेंगे, एक आप उनसे अगर कभी पूछिए सर क्या लिखे हैं आप या क्या जांच कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे टीएलसी डीएलसी। तो टीएलसी डीएलसी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ब्लड पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, मतलब आपकी बॉडी में टोटल डब्ल्यूबीसी कितनी है उसको बोलते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट्स। तो देखिए एक मेरे पास रिपोर्ट है, तो इसमें है 24,600 प्रति मिलीमीटर क्यूब, होना चाहिए 4,000 से 11,000, और इसमें है 24,000, मतलब किसी न किसी चीज़ का इन्फेक्शन इसको है, क्योंकि इसकी डब्ल्यूबीसी बढ़ चुकी है। आगे देखेंगे, फिर कहेंगे डीएलसी, नीचे है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। अब हम एक एक को देखेंगे, ये तो टोटल था, फिर चाहे उसमें मतलब मोनोसाइट्स हो, चाहे ल्यूकोसाइट्स हो, बैसोफिल्स हो, इस्नोफिल्स हो, टोटल, तो टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट हो गया। डब्ल्यूबीसी का आप एक एक करके देखेंगे तो उसको बोलेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, डीएलसी। तो इसमें देखिए पॉलीमॉर्फ जो है वो है 41% होना चाहिए, उसको 45 से 75 के बीच में नॉर्मल है। लिम्फोसाइट्स होना चाहिए है 55%, जो कि होना चाहिए 20 से 45 के बीच में, और ये डिफेंस का हिस्सा है, तो मतलब किसी न किसी चीज़ का इन्फेक्शन है, क्योंकि इनका लिम्फोसाइट्स बढ़ चुका है। अगला है इस्नोफिल्स, 3% है, होना चाहिए 0 से 6%, ये नॉर्मल है। मोनोसाइट्स है 1%, होना चाहिए 2 से 10% के बीच में, एक प्रकार से कम है ये। बैसोफिल्स 0% है, जो कि 1% होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए, तो ये भी नॉर्मल है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी की रिपोर्ट को देख के थोड़ा बहुत जान सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।